ये है चड्ढा परिवार, जिनका अचार पापड़ का बड़ा सा बिजनेस है। जब अचार का पापड़ का बिजनेस है तो इस बात में तो कोई शक ही नहीं कि ये लोग अचार पापड़ तो खाते ही होंगे। अब कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अचार तो सब खाते हैं। लेकिन ये लोग जिस तरह से अचार खाते हैं ना, अगर आप उन्हें देख लेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये लोग अचार खा रहे हैं या अचार इन लोगों को खा रहा है। वाह, आज तो पराठे बने, इसके साथ नींबू का अचार बड़ा ही स्वाद लगेगा। हाँ माँ जी, नींबू का खट्टा अचार, इमली का अचार और ये मिर्ची का अचार, देखिए मैं तीनों ही लेकर आई हूँ। ये क्या वैभव, आजकल तो कोई नया अचार नहीं ला रहा है, क्या हुआ? कोई नया अचार बनाया नहीं है क्या? अरे नहीं माँ, अब हम सोच रहे हैं कि लहसुन का अचार और अदरक का अचार भी बनाएंगे। उसकी डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ गई है। अरे वाह, लहसुन और अदरक का अचार, मेरे मुंह में तभी से पानी आ रहा है। एक बार बन जाएगा तो मैं पहले घर पर ही लेकर आऊँगा। हाँ बिल्कुल ले आइएगा, अभी के लिए हम ये 3 अचार से काम चला लेते हैं, कोई बात नहीं। बिल्कुल साक्षी बहू, ये नींबू 2 डालो। हाँ, थोड़ा सा आम का अचार, हाँ ये मिर्ची का अचार भी डाल दे। जी माँ जी। नाना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैं यहाँ हूँ भैया। क्या हुआ, आज इतनी देर कैसे हो गई? अरे पता नहीं, सुबह उठी तो एसिडिटी हो रही थी, फिर उल्टी हो गई, अब ठीक लग रहा है। हाँ, कल कुछ बाहर का खा लिया होगा, कोई बात नहीं। आज ये पराठे खा ले, और ये ले, ये 3 किस्म के अचार लाए हैं। अरे वाह, पराठे और अचार। हाँ हाँ, कुछ खट्टा खाएगी तो एसिडिटी दूर हो जाएगी। वो तो है, तुझे तो नींबू और मिर्ची का अचार बहुत पसंद है ना, ये ले थोड़ा और ले। तो देखा आपने, मैंने क्या कहा था, ये लोग अचार को नहीं, अचार इन लोगों को खाता है। ये अचार को थोड़ा सा नहीं बल्कि सब्जी की तरह खाते हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी फिर उन पर दिखाई तो देते हैं। हाय रे, घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है, क्या करूं? ए साक्षी, ज़रा घुटनों में तेल तो लगा दे। जी माँ जी, लगा देती हूँ। आजकल तो मेरे कमर में भी बड़ा दर्द रहता है। अरे आजकल का खाना ही ऐसा, कोई शक्ति नहीं इस खाने में। बिल्कुल माँ जी, आप सही कह रही हैं। आजकल की सब्जियां, दाल, सूखे मेवे, इन सब में कोई विटामिन ही नहीं है, इसीलिए तो आजकल सबके शरीर कमज़ोर होते जा रहे हैं। हाँ भाई, हमारे ज़माने में तो हम असली चीज़ें खाते थे तो कोई बीमारी भी नहीं होती थी। आजकल तो हर चीज़ में मिलावट है। वही तो देखिए ना, छोटी उम्र में ही घुटनों का दर्द, कमर में दर्द की शिकायत रहने लगी है सबको। अब क्या कर सकते हैं भाई। वैसे माँ जी, कल वो मौसी जी का फ़ोन आया था ना, क्या कह रही थी आपसे? अरे हाँ हाँ, मैं तुम लोगों को ना बताना ही भूल गई। वो कह रही थी नैना के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, यहाँ अमृतसर में ही लड़के का परिवार है। मौसी जी कह रही थी कि बड़ा अच्छा परिवार है। तो फिर माँ जी, हमें मिलना चाहिए लड़के से। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि 2 दिन के बाद लड़के वालों को अपने घर बुला लेते हैं। इससे नैना और नीरज आपस में मिल भी लेंगे, और अगर उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो हम शगुन भी दे देंगे लड़के को। हाँ माँ जी, ये सही रहेगा। अब मौसी जी से बात कर लीजिए ना, और कल ही लड़के वालों को बुला लीजिए। मैं नैना को तैयार कर दूँगी अच्छे से। ठीक है बेटा। भगवती अपनी बहन को फ़ोन करके लड़के वालों को आने के लिए कह देती है। यहाँ साक्षी और वैभव भी लड़के वाले के आने की तैयारी में लग जाते हैं। नैना नया सूट पहनती है, जिसमें वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। अरे सब कुछ तैयार है ना, लड़के वाले बस आते ही होंगे। जी माँ जी, सब कुछ अच्छे से तैयार हो गया है, नैना भी बिल्कुल तैयार है। हाँ, तुम्हारी मौसी जी बता रही थी कि लड़के वाले काफ़ी बड़े परिवार से हैं, उनके घर में सब लोग काफ़ी पढ़े लिखे और समझदार हैं। हाँ, तो नैना भी तो हमारी इतनी सुंदर और गुणी है। मुझे तो लगता है माँ जी, आज ही रिश्ता हो जाएगा। आशा तो हमें भी यही है बेटा। चलो बाहर चलो, लड़के वाले आ गए। नैना, तुम्हें बाद में सबके लिए समोसे और चाय लेकर आना है, ठीक है? ठीक है भाभी। नैना के परिवार वाले और नीरज के परिवार वालों के बीच में बातचीत होती है। तब तक नैना सबके लिए चाय और समोसे लेकर आती है। नीरज जैसे ही नैना को देखता है तो देखता ही रह जाता है, और नैना को भी नीरज काफ़ी पसंद आता है। अब हम लोग क्या ही बात करें, अब ज़िंदगी तो बच्चों को बितानी है, इससे अच्छा है कि ये दोनों ही बात कर ले। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। साक्षी, नीरज और नैना को ऊपर ले जाओ, ऊपर छत पर दोनों बात कर लेंगे। जी माँ जी, आइए दोनों। नीरज और नैना आपस में कुछ देर बात करते हैं, और जब वापस आते हैं तो उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, जिससे दोनों परिवार समझ गए कि उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। बहन जी, हमारी तरफ से तो इस रिश्ते के लिए हाँ है। मुझे भी मेरी बेटी की पसंद पता है, हमारी तरफ से भी हाँ ही समझिए।
तो फिर इस बात पे मुंह मीठा करना तो बनता ही है। हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा, हम ज़्यादा मीठा नहीं खाते। जी अंकल जी, मैं बस थोड़ा सा ही लेकर आती हूँ। अरे मीठे से काम नहीं चलेगा, अब तो रिश्ता पक्का हो गया है तो खाना खाकर ही जाएंगे सब लोग। साक्षी तुम खाना लगाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी खाना लगा देती हूँ। रिश्ता पक्का होने के बाद सब लोग खाना खाने बैठते हैं, जहाँ साक्षी अलग अलग तरह की अचार लेकर आती है। मिर्ची की, नींबू की, इमली की, मुरबा, ऐसे कम से कम 8 से 10 तरह के अचार। नीरज और नैना, आज तो तुम दोनों एक ही थाली में खाओगे, ये लो। जी भाभी। अरे अंकल जी आप अचार तो लीजिए, ये हमारे दुकान के सबसे ज़्यादा पॉपुलर अचार है, खाकर देखिए, आप इसके दीवाने हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हमारे घर में अचार को कोई हाथ भी नहीं लगाता। हाँ, हमारे घर में अचार कोई नहीं खाता। अचार सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है, इसलिए हम तो अचार को घर में रखते ही नहीं। शादी के बाद भी ना आप हमारे घर अचार कभी मत भेजिएगा। अच्छा, आप बिल्कुल अचार नहीं खाते? मैं तो छूता तक नहीं हूँ अचार को माँ जी। मैं बस घर की बनी हुई पुदीने की चटनी, धनिया की चटनी, टमाटर की चटनी खा लेता हूँ। नीरज और अपने होने वाले ससुराल की बातों को सुनकर नैना ने हाथ में लिया हुआ अचार भी छोड़ दिया। लेकिन सबके जाने के बाद उसे ये बात खाए जा रही थी कि उसके होने वाले ससुराल में कोई अचार नहीं खाता। माँ, अब मेरा क्या होगा? मेरे होने वाले ससुराल में तो कोई अचार को हाथ तक नहीं लगाता, यहाँ तक कि नीरज भी नहीं खाते। आपको तो पता है मुझे अचार के बिना खाना हजम ही नहीं होता। मैं कैसे रह पाऊँगी उस घर में? अरे तो रो क्यों रही है? अब मैं कहाँ पता था कि वो लोग इतने परहेज़ करने वाले निकलेंगे कि मीठा, खट्टा, नमकीन सब चीज़ कम खाते होंगे। लेकिन अब इस चीज़ की वजह से रिश्ता थोड़ी ना तोड़ सकते हैं हम। माँ, मुझे लगता है मैं तो भूखी ही मर जाऊँगी वहाँ। अरे ना ना बेटा, ऐसा नहीं कहते। देख, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। हाँ, नहीं तो पुदीने धनिया की चटनी तो है, उसी से काम चला लेना, और क्या। भाभी, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मुझे यहाँ ये चिंता खाए जा रही है कि मैं अचार के बिना खाना कैसे खाऊंगी। अरे मिल गया रास्ता, जिससे तू अचार भी खा पाएगी और वो तेरे ससुराल वाले भी तेरे साथ ही खाएंगे, देखना। पर कैसे? वो लोग तो अचार को देखते भी नहीं। हाँ लेकिन चटनी तो खाते हैं ना। हाँ, लेकिन अचार और चटनी का क्या लेना देना? अरे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम बना देंगे। हम अचार की चटनी बना देंगे। तू उनसे कह देना ये टमाटर और पुदीना की चटनी है, लेकिन हम अचार की चटनी बना देंगे, जिससे वो भी खुश और तू भी खुश। वाह भैया, क्या आइडिया निकाला है आपने। इससे तो दोनों खुश हो जाएंगे और मुझे अचार के बिना खाना भी नहीं खाना पड़ेगा। देखा, निकल गया ना रास्ता। खामखा यूं ही परेशान हो रही थी तू। अब नैना की सांस में अचार आई है। अचार नहीं, अचार की चटनी कहो। नैना ने अपने भाई की मदद से अचार की चटनी बनवा दी और शादी में अपने ससुराल ले आई। नैना बहू, इस बड़े से डिब्बे में क्या है? मम्मी जी, आपने कहा था ना आप सब अचार नहीं खाते, तो मैंने स्पेशली आपके लिए ये टमाटर और पुदीने की चटनी बनाई है। वाह, टमाटर और पुदीने की चटनी, इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। वाह बहू वाह, कितना सोचती हो तुम हमारे बारे में। देखा नीरज, कितनी होशियार बहू मिली है। आने से ही इतना ख्याल रखने लगी हमारा। अरे फिर इंतज़ार किस बात का है, चलो खाना लगा दो और ये चटनी भी परोस दो। देखे तो सही, हमारी बहू जो चटनी की इतनी तारीफ़ कर रही है वो खाने में लगती कैसी है। हाँ पापा जी, आप एक बार इस चटनी को चखेंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। अब तो मेरा भी मन कर रहा है इस चटनी को खाने का। आप लोग बैठिए ना, मैं अभी लगा देती हूँ खाना और ये स्पेशल चटनी। नैना ने खाने के साथ वो अचार की चटनी भी परोस दी, जो सब लोग ये समझकर खा रहे थे कि वो टमाटर और पुदीने की चटनी है। खाते ही सबको चटनी का स्वाद इतना अच्छा लगा कि सब लोग नैना से भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मैंने तो आज तक इतनी अच्छी चटनी कभी खाई नहीं, सच में। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये पुदीने और टमाटर से बनी है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन टमाटर और पुदीना तो बहुत हेल्दी होता है, इसलिए इसे खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है, हम अचार इसीलिए तो नहीं खाते क्योंकि वो सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन इस पुदीने और टमाटर की चटनी से तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। अब तो मैं इसे रोज़ खाऊंगा। खाइए खाइए, मुझे तो इसके बिना खाना हजम ही नहीं होता। खाइए ना। नैना के अचार की चटनी की सबको ऐसी आदत लग गई थी, क्योंकि सब लोग यही समझकर खा रहे थे इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे अचार की चटनी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों से मैं जब भी सैर करने जाता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे घुटने दर्द करने लगते हैं। ऐसा पहले तो कभी नहीं होता था।
हाँ, आप सही कह रहे हैं। आजकल ना मेरी कमर में भी दर्द रहता है और खट्टी डकार भी आती रहती है। पता नहीं क्या हो रहा है। हम लोग कुछ खट्टा तो नहीं खा रहे ज़्यादा? रोज़ाना सैर भी करते हैं, मीठा भी इतना नहीं खाते। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, ये देखो मेरे शरीर पर क्या हो गया। अरे ये क्या हो गया आपको? पता नहीं, कुछ दिनों से खुजली सी थी, मुझे लगा ठीक हो जाएगी, लेकिन अब तो ये पूरा शरीर लाल हो गया। ये खुजली रुक ही नहीं रही। रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। नीरज के पूरे शरीर पर लाल लाल धब्बे हो गए थे और खुजली भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुंजन ने जल्दी से डॉक्टर को घर पर ही बुलवा लिया। वर्मा, क्या हुआ है नीरज को? ये तो होना ही था। आप लोगों ने कब से इतना अचार खाना शुरू कर दिया? अरे नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। हमारे घर में कोई अचार नहीं खाता। हो ही नहीं सकता। मैंने नीरज के सारे टेस्ट किए, उसमें खटाई की वजह से ये सब हुआ है। लेकिन हम तो अचार को हाथ भी नहीं लगाते, सिर्फ चटनी खाते हैं। नैना बहू, सच सच बताओ, किस चीज़ की चटनी है? नैना का सच अब सबके सामने आ चुका था, क्योंकि अचार की चटनी की वजह से उसके ससुराल वालों को काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने आप सबसे झूठ कहा था। ये कोई टमाटर और पुदीने की चटनी नहीं है, ये अचार की चटनी है जो मैं अपने लिए लाई थी, क्योंकि मुझे अचार के बिना खाना अच्छा नहीं लगता। तभी हम सबको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, खट्टी डकार जैसी परेशानियां हो रही थी, क्योंकि हम जो खा रहे थे वो चटनी नहीं, अचार था। आपको पता नहीं, अचार थोड़ी मात्रा में तो सही है, लेकिन ज़्यादा खाने से शरीर पर क्या क्या खराब असर डाल सकता है। आपके जोड़ों में दर्द, खुजली की समस्या, बालों का झड़ना, चेहरे पर दाने निकलना, ये सब अचार ज़्यादा खाने की वजह से होता है। इसीलिए आज नीरज की भी ये हालत हो गई है। मुझे नहीं पता था, मेरे मायके में भी जब हमें ये सब दिक्कत होती थी वो अचार खाने की वजह से हो रही है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। आज से मैं कभी भी अचार नहीं खाऊंगी। लेकिन तुम्हारे मायके वाले भी ऐसे नहीं सुधरेंगे, हमें ही कुछ करना होगा। कुंजन अपने बेटे की हालत देखकर काफ़ी गुस्से में था। वो शाम को ही नैना के मायके आता है, नैना को लेकर और उस चटनी का डब्बा लेकर। अरे आइए आइए बहन जी, भाई साहब, कैसे हैं आप सब? आपने अच्छा रहने ही कहा दिया है बहन जी। क्यों, क्या हुआ अंकल? ये आपकी अचार की चटनी की वजह से नीरज का पूरा शरीर खराब हो गया है। हम दोनों के घुटने नहीं चल रहे। डॉक्टर ने कहा है कि ये सारी दिक्कतें इस अचार की चटनी की वजह से हुई है। आपने हमसे झूठ कहा, इसलिए अब ये लीजिए आपका अचार और आपकी बेटी दोनों अपने पास रखिए। अरे भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? हम मानते हैं हमसे गलती हो गई, लेकिन इस तरह रिश्ता मत तोड़िए। हाँ अंकल जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सच माने तो हम सबको भी यही दिक्कत होती है, कभी कमर में दर्द, कभी खट्टी टकारें, कभी उल्टियाँ। हमने आपको भी परेशान कर दिया। हाँ अंकल, लेकिन हम वादा करते हैं आज के बाद आपको कभी भी ना तो इस घर में अचार मिलेगी, ना कभी आपके घर में। हाँ पापा जी, मैं भी वादा करती हूँ, मैं आज के बाद कभी भी अचार नहीं खाऊंगी। और ये अचार की चटनी, अरे इसे तो मैं अभी फेंक देती हूँ। नैना वो अचार की चटनी फेंक देती है और अपने सास ससुर के साथ अपने ससुराल वापस चली जाती है। उस दिन के बाद ना तो उसके मायके में, ना ही कभी उसके ससुराल में अचार या अचार की चटनी का नाम लिया जाता है। कोलकाता की जीआर मेडिकल कॉलेज पूरे बंगाल में फेमस था। वहां की आधुनिक सुविधाओं के चलते दूर दूर से मरीज वहां आया करते थे। लोगों को भी वहां के डॉक्टरों पर पूरा भरोसा था। लेकिन यही अस्पताल जहां मरीजों को कोई दिक्कत नहीं थी, वहीं आधे स्टाफ को दिक्कत ही दिक्कत थी। आधा स्टाफ यानी फीमेल स्टाफ। डॉक्टर संजना, क्या बात है, आज आप अभी तक घर नहीं गई? अरे क्या बताऊं प्रिया, एक इमरजेंसी केस आ गया, इसलिए रुकना पड़ा। तुम्हें तो पता है हम डॉक्टरों को कहीं कभी आराम मिलता है क्या? ये बात तो सही है। चलो कोई ना, सुबह चली जाना, लेकिन रात में थोड़ा आराम कर लेना। क्या आराम करूंगी यार, फीमेल्स के लिए कोई अलग रूम होता तो कर भी लेती, लेकिन कॉमन रूम है, उसमें मेल डॉक्टर बैठे होते तो अच्छा भी नहीं लगता। हाँ ये बात भी सही है। मेल डॉक्टर्स का क्या है, वो तो कहीं भी कैसे भी लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, पर हमें सोचना पड़ता है। चलो अच्छा है, तुम बैठो, मैं जरा पेशेंट को देख कर आती हूँ, फिर बाहर चलकर चाय पी लेंगे। नींद भगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। ओके ठीक है, तुम होकर आओ, फिर चलते हैं। डॉक्टर संजना वार्ड से वापस आई और थकी हुई प्रिया के पास बैठ गई। पेशेंट की हालत थोड़ी बेहतर है, अब बाहर चलकर चाय पीते हैं, नींद पूरी तरह से गायब हो जाएगी। हाँ चलो, रात के इस समय तो चाय ही एक सहारा है। दोनों हंसते हुए बाहर की ओर बढ़ी।
और अस्पताल के सामने वाली चाय की दुकान पर पहुंच गई। रात के 12 बज रहे थे और सड़क लगभग खाली थी। यार इतनी शांति है, लग रहा है जैसे पूरा शहर सो चुका है। हाँ, और हम अभी भी जगे हुए हैं उल्लू की तरह। वो लोग चाय पी ही रही थी कि अचानक कुछ लड़के बाइक पर तेजी से आए और दोनों पर कमेंट्स करने लगे। अरे वाह, यहाँ तो रात में पार्टी चल रही है और हमें बुलाया भी नहीं गया। हाय डॉक्टर मैडम, हमारे साथ घूमने चलोगी क्या? डॉक्टर प्रिया और संजना घबरा गई और जल्दी जल्दी चाय खत्म कर अस्पताल की ओर भागी। उन्होंने गार्ड को देखा जो सब कुछ देख रहा था लेकिन आराम से बैठा था। अरे गार्ड साहब, आप कुछ करते क्यों नहीं? ये लड़के कमेंट कर रहे थे। आपको रात में बाहर निकलने की जरूरत क्या थी? अंदर रहती तो ये सब नहीं होता। क्या मतलब? हम बाहर ना निकले? आप अपना काम नहीं करोगे क्या? जो गलत कर रहा है उसे कुछ कहने के बजाय आप हमें टोक रहे हो। तभी कुछ मेल डॉक्टर बाहर आए और पूछने लगे कि क्या हो रहा है। जब उन्हें बात का पता चला तो वो भी उन दोनों को गलत ठहराने लगे। गार्ड भैया सही तो कह रहे, आपको जब बाहर का माहौल पता है तो नहीं जाना चाहिए था। हाँ, और नहीं तो क्या, ये लड़के तो ये सब करती है, आपको बचकर रहना चाहिए ना। आराम से अंदर बैठिए, चाय कोई इतनी जरूरी नहीं है। यही तो मैं इन्हें समझाना चाह रहा था। डॉक्टर प्रिया और संजना उन लोगों की बातों से तंग आकर अंदर चली गईं। यार, यहाँ तो हर जगह यही हाल है, न बाहर सेफ्टी और न ही अंदर चैन से बैठने की जगह। दोनों कॉमन रूम में जाती है जो अभी भी खाली था। वहां थोड़ा आराम करने के लिए लेट जाती है, पर थोड़ी ही देर बाद वहां एक वार्ड बॉय उनके पैरों के सामने आकर बैठ गया। उन दोनों को बड़ा अजीब लगा। ये क्या कर रहे हो? कहीं और बैठने की जगह नहीं मिली क्या? बस बैठा ही तो हूँ, थोड़ी ना कुछ कर रहा हूँ। ये कॉमन रूम है, यहाँ हर कोई बैठ सकता है डॉक्टर साहब। दोनों अनकंफर्टेबल हो गई और उठकर बाहर चली गई। यार कहीं भी चैन से बैठने का ठिकाना नहीं है। अरे अजीब मुसीबत है। अस्पताल में फीमेल डॉक्टरों और नर्सों को हर रोज किसी न किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता था। एक दिन शांति नर्स दवाइयों की ट्रे लेकर मरीजों के वार्ड में जा रही थी, तभी डॉक्टर वीरेंद्र उसके पीछे आता है और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख देता है। शांति, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो आज, क्या बात है? सर प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, ये सब सुनने नहीं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम भी ना छोटी सी बातों पर इतनी सीरियस हो जाती हो। शांति वहां से जल्दी से निकल जाती है, लेकिन उसका मन भारी हो जाता है। वो किससे शिकायत करे, किससे कहे? उसे पता था कि कुछ भी कहने पर कोई उसकी मदद नहीं करेगा। अगले दिन नर्स गौरी मेडिसिन स्टोर से दवाइयां लेकर लौट रही थी तो दो वार्ड बॉय उसकी ओर देखकर हंसने लगे। देखो गौरी मेडिसिन लेकर आ रही है, चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। गौरी जी, आप इतनी अकेले क्यों घूम रही है? हमें भी साथ ले लिया होता। हटो रास्ते से, मुझे काम करने दो। अरे हम तो तुम्हारा ख्याल रख रहे थे, अकेली ना घूमो। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अरे सुनो तो। गौरी उसे देखती है और जल्दी से आगे बढ़ जाती है, लेकिन वो अंदर से बहुत डरी हुई थी। हर रोज यही बकवास, ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं। शिकायत करो तो उल्टा हम ही पर आरोप लगाते हैं। इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती थी। पूरे फीमेल स्टाफ को अपने काम के साथ साथ इस तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ता था। इन सब के बीच अस्पताल में दो नई इंटर्न्स की एंट्री होती है, काजल और राधा। राधा, ये हमारा पहला दिन है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन सुना है यहाँ का स्टाफ थोड़ा अजीब है। देखते कैसे माहौल में काम करना है। काजल और राधा ने अपने पहले दिन के लिए बेहद उत्साह के साथ अस्पताल में कदम रखा। दोनों हर किसी से मिल रही थी और वहाँ का माहौल देखकर बहुत खुश थी। मैम, यहाँ आकर ना बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा है, तुम दोनों नए हो तो सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ काम करने का दबाव बहुत होता है। हम तैयार हैं मैम, हमने भी बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अच्छी बात है, काम पर ध्यान दो और खुद को साबित करो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। हाँ बेटा, अगर तुम दिल से मेहनत करोगी तो सफल जरूर होगी। पहला दिन तो आराम से गुजर गया, लेकिन अगले दिन काजल को अस्पताल के मेडिकल स्टोर से सैनिटरी पैड मंगवाना होता है। वो एक वार्ड बॉय को बुलाती है। भाई साहब, प्लीज मेडिकल स्टोर से सैनिटरी पैड ला देंगे? अरे वाह, सैनिटरी पैड, और कुछ चाहिए? चॉकलेट वगैरह? ये क्या बदतमीजी है? मैं आपसे काम की बात कर रही हूँ ना।
अरे इतनी तेज क्यों हो रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। काजल को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो तुरंत डॉक्टर राजीव के कैबिन में जाकर उसकी शिकायत करती है। अरे घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आओ बैठो। काजल बैठने लगती है, लेकिन राजीव धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। काजल घबराकर खड़ी हो जाती है। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज हटिए। अरे मैंने क्या किया? तुम तो खुद ही मुझसे चिपकने की कोशिश कर रही हो। काजल कमरे से बाहर भागती है। वो नर्स और डॉक्टर को जाकर सारी बात बताती है। डॉक्टर राजीव ने मेरे साथ गलत किया, उन्होंने मुझे छूने की कोशिश की। ये लड़की झूठ बोल रही है, यह खुद मुझसे चिपक रही थी। जब मैंने मना किया तो चिल्लाने लगी। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तुम्हारे पास क्या सबूत है? काजल बेबस खड़ी थी, क्योंकि अस्पताल में कहीं भी कैमरे नहीं थे जो कुछ रिकॉर्ड भी होता। डॉक्टर राजीव उसे आंख दिखाकर चला गया। बाद में शांति और गौरी उसे समझाती है। यहाँ ये सब आम है, हमें सहना पड़ता है। हम भी बहुत बार इसका सामना कर चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई हमारी मदद नहीं करता। लेकिन मैं ये सब नहीं सहने वाली, मैं इसके खिलाफ लड़ूंगी। अगले दिन काजल ठान लेती है कि वो इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी। वो सीधा डीन महावीर, जो कॉलेज के हेड डॉक्टर भी थे, उनके पास पहुंचती है और पूरी घटना उनके सामने रखती है। सर, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। कल मेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। क्या हुआ, साफ साफ बताओ। पहले एक वार्ड बॉय ने मेरे साथ बदतमीजी करी, और जब मैं उसकी शिकायत लेकर डॉक्टर राजीव के पास पहुंची तो उन्होंने मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। जब मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने मुझे बदनाम करने की धमकी दी और मुझे झूठा ठहराया। अरे ये तो बहुत गंभीर आरोप है, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? सर, मैंने खुद आपको सब बताया है। क्या मेरे शब्द काफी नहीं है? बिना सबूत के हम किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर तुम सच बोल रही हो तो साबित करके दिखाओ। तो सर, आप पूरे अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगवाते? इससे सच पता चल सकेगा और जो गलत करेगा उसे सबके सामने लाया जा सकेगा। तुम मुझे मत सिखाओ क्या करना और क्या नहीं। ये कॉलेज के नियम हम तय करेंगे, तुम नहीं। निकलो यहाँ से और अपने काम पर ध्यान दो, जाओ। काजल को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो चुपचाप बाहर जाकर बेंच पर बैठ जाती है और अपनी एक दोस्त को फोन लगाती है और उसे पूरी बात बताती है। मुझे समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं, कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। काजल, ऐसे मामलों में अक्सर सबूत की जरूरत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार मान लो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें कुछ ठोस करना होगा। अरे लेकिन मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? यहाँ पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। शायद तुम अकेली हो, लेकिन अगर तुम आवाज उठाओगी तो और लोग भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। काजल सोचती है और फिर उसे एक आइडिया आता है। प्रोटेस्ट, हाँ, अगर मैं इसके खिलाफ प्रदर्शन करूं और बाकी लोगों को भी साथ लूं तो शायद हम कुछ बदल सकते हैं। काजल ने ठान लिया कि अब वो इस अन्याय के खिलाफ खड़ी होगी। उसने पूरे अस्पताल की महिला स्टाफ, डॉक्टर, नर्स और अन्य इंटर्न्स को इकट्ठा किया और उनसे सपोर्ट मांगा। हम सब ने यहाँ कभी न कभी ये गलत व्यवहार झेला है। अगर हम एकजुट होकर विरोध करेंगे तो इस अत्याचार को खत्म कर सकते हैं। मैं अकेले नहीं लड़ सकती, मुझे आप सभी का साथ चाहिए। पर काजल, नौकरी चली जाएगी हमारी, तुम तो इंटर्न हो, तुम्हारा क्या? हाँ, और अगर प्रोटेस्ट किया तो उल्टा हम पर ही इल्जाम आ जाएगा। इस अस्पताल में ना ऐसा ही चलता है। सही बात, इससे कुछ हासिल नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। लेकिन अगर हम चुप रहेंगे तो ये हमेशा चलता रहेगा। मुझे कुछ तो करना है। काजल को दुख हुआ कि कोई भी उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था, लेकिन वो पीछे हटने वाली नहीं थी। वो एक बड़े से जस्टिस फॉर वुमेन के चार्ट के साथ हॉस्पिटल के सामने खड़ी हो गई। उसने डॉक्टर राजीव को सजा मिलने तक भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। लोग उसे देखकर रुकने लगे। ये लड़की पागल हो गई है क्या? अकेले क्या कर लेगी? भूख हड़ताल कर रही है डॉक्टर राजीव के खिलाफ। अरे देखना, कुछ नहीं होने वाला। काजल दिन भर वहीं खड़ी रही, पर हॉस्पिटल की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। तभी उसके ससुराल वाले वहां पहुंचे। ये क्या नौटंकी कर रखी है? घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तू हमारी नाक कटवा रही है, चल वापस घर, छोड़ ये सब। मैं ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं, हर लड़की के लिए लड़ रही हूँ। अगर मैं अब चुप रही तो आगे किसी को भी न्याय नहीं मिलेगा। अरे मान जा हमारी बात। आई एम सॉरी, अभी तो नहीं मान सकती। जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। उसके सास ससुर गुस्से में तमतमाते हुए चले गए, लेकिन काजल अपनी जगह डटी रही। अगली सुबह भी काजल अपनी जगह पर खड़ी हुई थी।
थकावट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसका हौसला कायम था। तभी डॉक्टर राजीव उसके पास आया। तू अभी तक यहीं खड़ी है? हट यहाँ से, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सोनाली एक मॉडर्न लड़की थी। उसके मायके का माहौल भी ऐसा ही था, पार्टियों में जाना, मॉडर्न कपड़े पहनना और हंसी मजाक करना। पर जिस घर में उसकी शादी हुई थी वो ऐसा नहीं था। उसका ससुराल बिल्कुल अलग था। स्कर्ट और जीन्स तो बहुत दूर की बात थी, यहाँ कोई सूट पहनना भी पसंद नहीं करता था, सब साड़ी ही पहनते थे। यहाँ तक कि बहुओं पर भी साड़ी के अलावा कुछ भी पहनने पर पाबंदी थी। भाभी आप तो बड़ी बहू हो, आपकी शादी को तो 5 साल हो गए, आप ही सूट नहीं पहन सकती क्या? यहाँ की बात तो पूछो ही मत। तुम्हें साड़ी मुसीबत लगती है? मैंने तो पर्दा भी किया है। हैं, पर्दा? ये भी होता है आजकल के ज़माने में? अरे तुम दोनों तो नई नहीं हो ना, तुम्हें कुछ झेलना नहीं पड़ता। सोनाली जो बिल्कुल ही नई थी, ये सुनकर डर सी गई। दीदी मेरी शादी तो अभी हुई है, मुझे लगा अभी कुछ दिन ही साड़ी पहनना है, मुझे ऐसी ही ज़िंदगी पर ये पहनना पड़ेगा। क्यों, तुम कोई अनोखी हो? तुम भी इस घर की बहू हो ना, तुम्हें भी वही सब करना होगा जो हम कर रहे हैं। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। अपने मायके में तो स्कर्ट और जीन्स पहनती थी, हमने अपनी भाभी को भी कुछ भी पहनने से नहीं रोका। यहाँ जीन्स और स्कर्ट छोड़ो, सूट भी नहीं पहन सकते। तीनों यही बातें कर रही थी कि तभी ससुर के आने की आवाज़ आती है। गीता और सरिता तो अंदर चली जाती है, पर सोनाली वहीं रहती है। ड्राइंग रूम में बैठी उसकी सास प्रतिमा उसे घूरने लगती है। सोनाली को समझ में नहीं आता कि क्या करना है। फिर गीता आती है और उसकी साड़ी से उसका सर नाक ढक देती है और उसे खींचकर अंदर ले जाती है। अरे क्या हुआ? मुझे इसे क्यों खींच कर ले आई? और ये साड़ी यहाँ तक क्यों कर दी? मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा। वो बड़बड़ करती हुई अपने सर से पूरी साड़ी हटा देती है। तुम ना मरवाओगी किसी दिन, तुम्हारे चक्कर में हम भी लपेटे में आएंगे। अरे पर हुआ क्या? हुआ क्या मतलब? कुछ दिन पर्दा भी करना पड़ेगा तुम्हें। है? पर्दा क्यों? अरे भाई अभी नहीं हो, अभी तो सब कुछ करना पड़ेगा। ये सब सुनकर सोनाली बहुत ही टेंशन में आ जाती है। वो बड़बड़ करते हुए अपने कमरे में चली जाती है और मन ही मन सोचती है, भैया मुझसे नहीं होगा ये सब, मैं कल बात करूँगी सास से इस बारे में। दिन बीत जाता है और सोनाली को सारी रात इस टेंशन में नींद नहीं आती कि वो कल सास को कैसे मनाएगी। अगला दिन होता है। सोनाली अपनी सास से बात करने की हिम्मत करती है और घुमा फिरा कर बात चालू करती है। माँ जी, आप इस उम्र में भी ऐसे कपड़े पहनती है, ये साड़ी, ब्लाउज़, पेटीकोट, कितनी मुश्किल होती होगी ना? नहीं तो बहू, इतने साल हो गए, आप कोई दिक्कत नहीं होती। सोनाली को समझ में नहीं आता कि अब क्या कहे। वो चुप हो जाती है। तुम ये सब छोड़ो, नाश्ते की प्लेट्स बाहर लेकर जाओ। सोनाली चुपचाप प्लेट्स उठाती है और बाहर जाने लगती है। तभी ससुर खांसते हुए किचन की तरफ आते हैं। सोनाली का सर नहीं ढका हुआ था तो प्रतिमा उसे घूरने लगती है। डर के मारे उसके हाथ से नाश्ते की प्लेट्स छूट जाती हैं। ओहो, ये क्या किया? सब गिरा दिया। मुझसे नहीं हो पा रहा ये सब। साड़ी पहनो, सर ढको, उस पर इतना सारा काम करो। अच्छा, अलग ही अनोखी आई हो ना तुम लोग, जो काम नहीं हो रहा हमने भी क्या कर रहे हैं ना। सालों से साड़ी पहन रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, हमने तो कभी सामान नहीं गिराया। ये सब सुनकर सोनाली कमरे में जाकर रोने लगती है। ये देखकर प्रतिमा, गीता और सरिता तीनों उसके कमरे में आती है। रोने की कोई बात नहीं है सोनाली, आज तुम्हें सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। कैसी सच्चाई? बेटा मुझे खुद भी ना बहुत मन करता है सूट पहनूं, साड़ी में ना बहुत उलझन होती है, और तुम तीनों को मैं सब कुछ पहनने को कह दूं, पर क्या माँ जी? पर ये कि माँ जी को कोई दिक्कत नहीं है, पापा जी है ना, उन्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर सोनाली हक्की बक्की रह जाती है। पर क्यों? आपकी तो सास भी नहीं है, फिर भी? हाँ, पर मेरी सास थी तो वो भी तो बहुत पर्दा करती थी। तुम्हारे ससुर ने मुझसे भी करवाया, मैंने हमेशा से साड़ी ही पहनी। पर माँ जी अब तो कोई नहीं है ना, फिर? अब ये बोलते हैं कि साड़ी पहने रखा करो, मुझे नहीं पसंद कि तुम सूट में घूमो। अच्छा माँ जी, मैं किसी बहाने पापा जी को मना लूँ कि वो हम सबको सूट पहनने के लिए हाँ बोल दे, तो आपको चलेगा ना? अरे मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा। अगर मैं सूट पर आ गई तो तुम लोगों को तो मैं जीन्स और स्कर्ट भी पहनने दूंगी। तो बस माँ जी, आप चिंता मत करिए, पापा जी खुद बोलेंगे आपको सूट पहनने के लिए।
अगली सुबह सोनाली सबको कहती है कि सब अच्छी और बहुत सुंदर सी साड़ियाँ पहनकर तैयार हो जाएं। सब तैयार हो जाते हैं और ससुर जी के लिए उनकी पसंद का नाश्ता बनाते हैं। अरे वाह, आज तो कमाल हो गया। सबने इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनी हैं। तीनों बहुएं और तुम्हारी सास तो आज कमाल लग रही है। चलो लाओ जल्दी सब नाश्ता दे दो। तभी किचन से प्रतिमा की आवाज़ आती है, लाई जी। नरेश को बैठे बैठे 1 घंटा हो जाता है, पर प्रतिमा या कोई और भी नाश्ता लेकर आता ही नहीं। वो गुस्से में किचन की तरफ जाता है और देखता है कि सब एक दूसरे को साड़ी में सेफ्टी पिन लगाने में मदद कर रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है, क्या हुआ? पापा जी, वो मम्मी जी ने बताया कि आपको पर्दा पसंद है, तो हम सब लोग ना साड़ी को सर से फिक्स कर रहे हैं, जिससे पल्लू सर से गिरे नहीं और आपकी शान में गुस्ताखी ना हो। नरेश सकपका जाता है। हाँ ठीक है, ये सब लगता है नाश्ता खुद ही लेना पड़ेगा। वो गुस्से में कढ़ाई में चम्मच बजा बजा कर नाश्ता लेता है और बड़बड़ करता हुआ बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद सब हंसने लगते हैं। आज तो कमाल हो गया सोनाली, इतने सालों में इन्होंने पहली बार खुद से नाश्ता लिया है। माँ जी, आप बस देखते जाइए पापा जी धीरे धीरे कैसे बदलते हैं। नरेश कहता है कि कुछ दिन बाद उनके जान पहचान वाले आ रहे हैं, तो उन सबका खाना बनाना होगा। और हाँ, कोई भी बिना पर्दा मत आना उन लोगों के सामने। प्रतिमा तुम भी। सब उसके हाँ में हाँ मिला देते हैं। कुछ दिन बाद नरेश के मिलने वाले आते हैं। पहले गीता सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है और लंबा सा घूंघट लेकर ड्राइंग रूम में जाती है। सबके प्लान के मुताबिक वो चाय की ट्रे लेकर कारपेट में अटक जाती है और सब गिरा देती है। मेहमान भी हड़बड़ा जाते हैं। अरे नरेश जी, क्या इतना लंबा घूंघट निकाल रखा है बहू ने? उसको दिखता कैसे है? पूरी चाय गिर गई। अरे चाय तो और बन जाएगी। थोड़ी देर में चाय वापस बन जाती है और सब अब खाने के टेबल पर आते हैं। नए नए पकवानों की खुशबू महक रही थी। अरे भाई, हमसे तो रुका नहीं जा रहा। वो प्लेट में खाना लेने लगते हैं तो प्रतिमा आ जाती है। उसने भी पर्दा किया हुआ था। सक्सेना जी उसको भी देखकर अजीब सा मुंह बना लेते हैं। प्रतिमा जब उनको दाल परोसने लगती है, उसकी पूरी साड़ी का पल्लू दाल में भीग जाता है और वो सब जगह दाल छिटक जाती है। अरे अरे क्या कर रही हो? साड़ी को दूर रखो ना, सर ढको। और अरे नरेश, तुम भी ना कमाल करते हो। इतनी लंबी साड़ी पहनती है भाभी, काम करना कितना मुश्किल होता होगा। अरे कोई मुश्किल नहीं होता, मेरी माँ भी तो करती थी। पहले की बात और थी, अब ज़माना बदल गया है। अब देखो, मेरी बीवी भी सूट पहनती है। काम करने में कितनी आसानी होती है और जल्दी भी होता है। अच्छा, अपनी बहुओं से तो मिलवाओ। नरेश तीनों को आवाज़ लगाता है। तीनों लंबा सा घूंघट करके सामने खड़ी हो जाती हैं। हे भगवान, कैसे पहचानूं कौन सी कौन है? तीनों सक्सेना के पैर छूने आगे बढ़ती है और फिर से कारपेट में अटक कर तीनों एक के बाद एक सक्सेना पर गिरती है। गीता को तो चोट ही लग जाती है। भाई नरेश, ये क्या तमाशा बना रखा है तुमने बहुओं का और भाभी का? ना कोई काम ठीक से कर पाती है और चोट लग जाती है, सो अलग। फिर सक्सेना बहुओं को देने के लिए नेक निकालता है। धोखे से वो प्रतिमा को भी बहू समझ लेता है, क्योंकि उसने भी पर्दा कर रखा था। अखंड सौभाग्यवती भव, दूधो नाओ पूतो पलो। ये सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी प्रतिभा अपना पर्दा हटाती है। अरे भाई साहब, अब कुछ नहीं हो पाएगा। तीनों बहुएं भी हंसने लगती है। सक्सेना को बहुत शर्मिंदगी होती है। नरेश, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा और ना ही देखूंगा। आप सब जाइए और अच्छे से सूट पहन कर आइए। बाकी की बातें उसके बाद होगी। हाँ भाई जाओ, आज से सबको सब कुछ पहनने की आज़ादी है। मुझे नहीं पता था कि साड़ी में इतनी दिक्कत होती है। फिर सब अच्छे से सूट पहन कर आती हैं। देखो नरेश, अब भी तुम्हारी बहुएं कितनी सुंदर और संस्कारी ही लग रही हैं। और भाभी जी के चेहरे पर तो देखो कितना सुकून है। जितना आरामदायक हमारा पहनावा होगा, हम उतना ही अच्छा फील करेंगे। ज़रूरी नहीं कि इज्जत को पहनावे से जोड़ा जाए। नरेश को ये बात आज बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है और वो सबको अपनी पसंद के कपड़े पहनने की इजाज़त दे देता है। रुचि एक समझदार और नेक दिल की औरत थी। वो अपने ससुराल में बहुत ही अच्छे से रहा करती थी। वो अपना सारा समय काम से किया करती। उसकी सास रूपा रुचि को बहुत मानती थी। अरे बेटा, कितना काम करोगी, जरा बैठ भी जा, कभी आराम भी कर लिया कर। अब क्या करूं, मुझे बैठने की आदत ही नहीं है, आप जानती हैं ना। अरे ज़रा अपने मायके में भी घूमा। तुम्हें अपने भैया भाभी की याद नहीं आती क्या? याद तो आती है माँ जी, पर घर में आप हो, शिवम जी हैं, सब कुछ छोड़कर कैसे जाऊं मैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है, जा बेटा घूम कर आ, तेरा मन लगा रहेगा।
जी माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, पर नहीं नहीं, मैं ये सब छोड़कर नहीं जा सकती। अरे कैसे नहीं जा सकती? अभी शिवम तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ कर आएगा, जाओ। हाँ रुचि माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाता हूँ, तुम्हारा भी मन लग जाएगा। ठीक है, आप सब बोल रहे हो तो मैं मायके चली जाती हूँ कुछ दिन के लिए। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। तभी रुचि अपनी भाभी के पास कॉल करती है। हेलो भाभी, मैं मायके आ रही हूँ। माँ जी ने मुझे कुछ दिनों के लिए आप लोगों के पास जाने को कहा है। ये क्या? मैं अपने मायके जाने की सोच रही हूँ और ये चुड़ैल यहाँ आ रही है। हेलो भाभी, कुछ बोलिए ना, क्या हुआ? आपने जवाब नहीं दिया। अब हाँ, क्यों नहीं, आओ आओ। ये तुम्हारा ही तो घर है, तुम नहीं आओगी तो कौन आएगा? ठीक है भाभी, मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ। हाँ बिल्कुल, वेट करती हूँ मैं। रुचि की भाभी ज्योति बहुत ही घमंडी औरत थी, जो कभी नहीं चाहती थी कि कोई उसके घर आए। जब भी मैं कहीं जाने को खोजूं तो ये चुड़ैल यहाँ टपक जाती है। आ रही है आपकी लाडली बहन। अरे बाबा, एक तो वो कभी आती नहीं और जब आती है तो तुम गुस्सा करती हो। बस भी करो ना ज्योति। इतने में ही रुचि अपने मायके भैया भाभी के पास पहुंच जाती है और खुश होकर दोनों से मिलती है। भैया भाभी, आ गई मैं। आपको क्या बताऊं, मुझे यहाँ आकर कितनी खुशी मिल रही है। खुश तो ऐसे हो रही है जैसे इसने अपने ससुराल से बहुत कुछ लाया हो सामान। अरे हाँ रुचि, हम भी बहुत खुश हैं। तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? हाँ हाँ, आओ आओ मेरी प्यारी ननद जी। मन तो करता है अभी घर से निकाल फेंकूं। ठीक है रुचि, तो अब मैं चलता हूँ, अंधेरा भी होने वाला है। अरे इतनी जल्दी जा रहे हो? कुछ खाकर जाओ, अभी तो ठीक से बात भी नहीं हुई। नहीं भैया, मुझे ना कुछ काम है, फिर कभी आऊँगा तब ज़रूर खाऊंगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम याद रखना। जी जी, क्यों नहीं, अगली बार आऊँगा तो पेट भर के खाऊंगा। रुचि अपने मायके आकर बहुत ही खुश थी, पर उसके घमंडी भाभी बिल्कुल भी उसके आने से खुश नहीं थी। और बताइए भाभी, कैसी हैं आप? और मुझे बुआ कब बना रही हो? अच्छी हूँ, हाँ जल्दी बना दूंगी। भाभी, सब समझती हूँ मैं। अगर आप नहीं आती तो मैं भी अपने मायके जाती, पर क्या करूं? अरे ज्योति, अब बात ही करोगी कि रुचि को खाना भी खिलाओगी? हाँ हाँ, खाना तो ज़रूर खिलाऊंगी। आज तो मैं इसकी खातिरदारी कर लेती हूँ, कल से बताती हूँ। ज्योति रुचि को खाना खिलाती है और रात होते ही सब सोने चले जाते हैं। अगली भाभी, भाभी कहाँ गई? मुझे जोर की भूख लगी है। आपने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया क्या? नहीं, आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया। मेरे कमर में ना बहुत दर्द है। आज तुम नाश्ता बना दोगी? अरे हाँ भाभी, क्यों नहीं, अभी नाश्ता तैयार कर देती हूँ। रुचि नाश्ता बनाकर तैयार कर देती है। तभी प्रेम रुचि के पास आता है। अरे रुचि, आज तुमने नाश्ता बनाया? कहाँ गई तुम्हारी भाभी? भैया भाभी की कमर में बहुत दर्द है, इसलिए उन्होंने मुझे नाश्ता बनाने को कहा। अरे रुचि, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हें नाश्ता बनाने को कब कहा? भाभी, अभी तो आपने मुझसे कहा कि आपकी कमर में दर्द है। चुप करो ज्योति, मुझे पता है तुमने ही ये काम उसे करने के लिए कहा होगा। आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मतलब तुम्हारी बहन कुछ भी बोलेगी और तुम सुन लोगे? मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था, पर तुम हर समय लड़ाई करने के पीछे क्यों रहती हो? मैं लड़ाई कर रही हूँ? मैं तो तुम्हें हर समय गलत ही दिखती हूँ और तुम्हारी बहन सही है ना? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? बस करो भैया भाभी, आप दोनों मेरी वजह से क्यों लड़ाई कर रहे हो? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर, समझी? मैं सब जानती हूँ। प्रेम नाश्ता करने के बाद अपने रूम में चला जाता है। प्रेम को ज्योति की हुई हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ज्योति, तुम चाहती क्या हो? तुमने नीचे झूठ क्यों कहा? अरे बस भी करो, मुझे तुम्हारी बहन से कोई मतलब नहीं है। मुंह उठाकर चली आई मायके, इससे तो अब मैं अच्छे से बताती हूँ। बस करो ज्योति, वो मेरी बहन है। अगर तुम्हारे साथ भी तुम्हारी भाभी इस तरह का व्यवहार करती तो? मेरी भाभी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। तुमसे लड़ना ही बेकार है। तुम चुप ही करो, ये औरतों की बात है, तुम्हारा बीच में बोलना शोभा नहीं देता। बेचारा प्रेम अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। भाभी, आपने भैया के सामने झूठ क्यों कहा? वो क्या है ना, मुझे झूठ बोलने की आदत है ना ननद रानी, इसलिए। भाभी प्लीज ऐसा मत करो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में लड़ाई हो। जाओ, जाकर चाय बनाकर लाओ। ठीक है भाभी, अभी लाती हूँ।
रुचि किचन में जाकर चाय बनाती है, तभी उसके हाथ से चीनी नीचे गिर जाती है। अरे ये क्या किया, इतना सारा चीनी गिरा दिया। भाभी मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मेरे हाथ से फिसल गया डिब्बा। चुप कर नालायक, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझसे गलती हो गई। निकल जाए यहाँ से, काम करना आता नहीं, मुंह उठाकर चली आई। गलती होगी भाभी, आगे से नहीं होगी। अच्छा, अब तुम्हारे भाई आएंगे और रो रो के उसे बताएगी भैया भाभी ने मुझे डांटा। नहीं नहीं भाभी, मैं भैया से कुछ नहीं कहूंगी। मेरे सामने ना भोली बनने की कोशिश ना कर, समझ गई? डायन कहीं की, जा जाकर बर्तन साफ कर। इतने में ही प्रेम घर वापस आता है। रात का समय होता है। रुचि, तुम्हारा यहाँ मन तो लग रहा है ना? बहुत दिनों के बाद आई हो। देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। हाँ भैया, मेरा बहुत अच्छे से मन लग रहा है। क्या लाए हो आप मेरे लिए? ये देखो, तुम्हारे लिए एक चांदी के पायल और एक साड़ी भी लाया हूँ। भैया कितनी सुंदर है पायल, साड़ी भी बहुत अच्छी है। आप बहुत अच्छे हो भैया। पर ये सारा सामान देखकर ज्योति चिढ़ जाती है। ये सारा सामान लाने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? वो मैंने रखा था ना, गुल्लक से निकाल लिया और रुचि के लिए ये सारी चीज़ें लेकर आया। थैंक यू सो मच भैया, आप मेरे सबसे अच्छे भैया हो। अगले दिन जब ज्योति सबके लिए चाय बना रही थी, ये लीजिए आप दोनों के लिए चाय। अब इसे मैं बताती हूँ, बहुत पायल पहनने का शौक है ना। चाय देते समय ज्योति जानबूझकर रुचि के पैर में गरम चाय गिरा देती है। भाभी आपने ये क्या किया? मेरे पैर पर गरम चाय गिरा दिया। अरे क्या कहा करमजली, मैंने तुम्हारे पैर में चाय गिरा दिया? खुद तो चलना आता नहीं और मुझे कहती है मैंने जला दिया। बस करो ज्योति, बहुत हुआ, देख रहा हूँ मैं इतने दिनों से। ओ बहन क्या आई, तुम्हारा तो मुंह ही खुल गया। तुम्हें भी लगता है कि मैंने पैर जला दिया? तुमसे तो बात ही नहीं करनी मुझे। सुबह होते ही ज्योति फिर से रुचि से काम करवाती। रुचि चुपचाप सब कुछ सहती रहती। नौटंकी बाज, जा झाड़ू पोछा कर दे। भाभी मेरे पैर में चोट लगी है, नहीं कर पाऊंगी। अब तुम मुझे मना करेगी? हैं? समझती क्या है अपने आप को? बड़ी आए मुझे बताने वाली, जितना कहा है उतना कर, समझी? रुचि फूट फूट कर रोने लगती है। माँ पिताजी, काश आप यहाँ होते तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। बेचारी रुचि रोते रोते झाड़ू पोछा करती है। तभी उसकी भाभी जानबूझकर जोर से उसका पैर दबा देती है। भाभी ये आप क्या कर रही हो? मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है, भाभी छोड़ दो। मैंने तुम्हें झाड़ू पोछा करने को कहा था, ये मगरमच्छ के आंसू बहाकर किसे दिखा रही हो? भाभी मुझे सच में दर्द हो रहा है, आप ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे पति से साड़ी और पायल लोगी? क्यों, तुम्हारे पति की औकात नहीं है तुम्हें एक साड़ी भी दे? बस करो भाभी, बस करो। अगर आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर मेरे पति की बुराई मत करो। इतने में ही प्रेम वापस आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? और रुचि, ये तुम झाड़ू पोछा लेकर क्या कर रही हो? कुछ नहीं भैया, बस यहाँ कुछ गिर गया था तो उसे साफ कर रही थी। ये तो तुम्हारी भाभी भी कर सकती थी। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पैर में चोट लगी है। भैया मुझे कल शिवम जी लेने आ रहे हैं, कल मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। अरे क्या हुआ बहना, ज्योति ने कुछ कहा क्या? नहीं भैया, भाभी तो बहुत अच्छी हैं। शिवम जी को कुछ काम आ गया तो मुझे जाना पड़ रहा है। हाँ रुचि बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है रुचि, जैसा तुम कहो। हाँ, ससुराल पहले भाई। अगली सुबह रुचि अपने मायके से ससुराल चली जाती है। आज वो दिन आया जब ये चुड़ैल मेरे घर से गई। अब मैं अपने मायके जा सकती हूँ। प्रेम जी, शाम को मैं अपने मायके जाऊंगी, आप मुझे छोड़ आना। ठीक है। शाम होते ही प्रेम ज्योति को उसके मायके पहुंचा देता है। अरे ज्योति, तुम यहाँ आने से पहले बताया क्यों नहीं? वो क्या है ना भाभी, आप सभी को सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। अब घर के अंदर बुलाओगी या बाहर ही बात करोगी? हाँ, बिन बुलाए मेहमान मुंह उठाकर चली आई। आ जाओ अंदर। रेखा ज्योति और प्रेम के लिए नाश्ता लाती है। वो क्या है ना, तुम्हारे भैया अर्जुन ऑफिस में है, अभी आ नहीं पाएंगी, तो तुम उनसे मिल नहीं पाओगी। क्यों नहीं मिल पाऊंगी भाभी? अब कुछ ही घंटे के लिए आई होगी ना। क्या भाभी आप भी, मैं कुछ घंटे के लिए नहीं आई हूँ, 1 हफ्ते के लिए छुट्टी मनाने आई हूँ।
ये सुनकर रेखा तमक जाती है और गुस्से में अर्जुन को कॉल करती है। कहाँ हो अर्जुन? तुम्हारी प्रिय बहन ज्योति घर आई है। अगर इसकी वजह से मेरा टिकट कैंसिल हुआ तो फिर सोच लेना। हे भगवान, अब ये कहाँ से टपक गई? कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। रेखा भाभी, लगता है अर्जुन को आने में लेट हो जाएगा, तो मैं चलता हूँ, फिर कभी मिल लूँगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। प्रेम ज्योति को उसके मायके छोड़ आता है। और बताओ ज्योति, क्या हालचाल है? सब ठीक है भाभी, मैं तो यहाँ पहले ही आ जाती, पर मेरी ननद है ना, वो बहुत ही चालाक है। एंड टाइम पर वो आकर टपक गई। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। और नहीं तो क्या, आपकी भी ननद कम नहीं है। इतना परेशान किया कि वो अपने ससुराल भाग गई। हाँ हाँ, हंस ले। तूने उसके साथ जो किया है ना, अब मैं तेरे साथ भी वैसा ही करूँगी। कुछ देर बाद अर्जुन अपने घर आता है और अपनी बहन से मिलता है। हाय ज्योति, कैसी हो? सब घर पर ठीक तो है? हाँ भैया, सब ठीक है। भैया भाभी से बात करते करते समय भी बीत जाता है। अगली सुबह। ओहो, बहुत सर में दर्द हो रहा है मुझे तो। कुछ भी नहीं किया जाएगा, क्या करूं मैं? क्या हुआ भाभी? लगता है आप परेशान हो। तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं ज्योति, देखो ना, मेरे सर में बहुत दर्द है और ढेर सारे बर्तन रखे हुए हैं। कौन धोएगा उसे? कोई बात नहीं भाभी, मैं हूं ना। रेखा जानबूझकर नाटक करके उसे काम करने को कहती है। ज्योति, ज़रा मेरे लिए चाय बना दोगी? इससे शायद मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। हाँ भाभी, क्यों नहीं, अभी बना कर लाती हूँ। ज्योति किचन में चाय बनाने के लिए जाती है। चाय गर्म होने के कारण ज्योति के हाथ से चाय का कप नीचे गिर जाता है। ये क्या किया तुमने? हाँ, एक कप चाय बनानी नहीं आती? गिरा दिया ना, मेरा स्पेशल कप था। सॉरी भाभी, वो चाय गर्म थी ना तो। तुम्हें पता भी है ये सारी चीज़ें कितनी महंगी है, कितना नुकसान करती है अपने भाई का। मुझे माफ़ कर दो भाभी, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी। अरे तुम्हारी तो औकात ही नहीं है ऐसे कप में चाय पीने की, इसीलिए जलन के मारे तुमने मेरा कप तोड़ दिया। अरे ऐसा मत कहो भाभी, औकात की बात बीच में क्यों ला रही हैं आप? मेरे सामने भोली बनने की कोशिश मत करो, समझी? यहाँ आई हो तो मेरे कहने से चलना होगा। हे भगवान, मैं यहाँ क्या सोचकर आई थी और क्या हो गया। अब मुझे माफ़ कर दो भाभी, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी। इतना कहकर ज्योति अपने रूम में चली जाती है। ये भाभी को क्या हो गया? मुझे इनका बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। शाम होती है, अर्जुन घर आता है और ज्योति से बिना बात किए रेखा के पास चला जाता है। ये भैया भी बदले बदले से लग रहे हैं। बिना बात किए वो अपने कमरे में चले गए। मुझे भैया भाभी के पास जाकर बात करनी होगी। भैया भाभी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पर्सनल बातें हो रही थी और तुम बीच में टपक गई। ठीक है, आप लोग बातें कर लो, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है ज्योति, बोलो क्या कहना था? आज रात का खाना तुम बना देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर भाभी, मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। नहीं बनाना खाना तो बता दो ना। ज्योति, 3 लोगों का ही तो खाना बनाना है। तुम्हारी भाभी कह रही है तो बना दो, जाओ। ठीक है भैया, बना देती हूँ। ज्योति रात का खाना बना देती है। अर्जुन और रेखा नीचे खाना खाने आते हैं। तभी रेखा खाना खाते समय, बाप रे, ये कितना सारा खाना बनाकर रख दिया तुमने। अंदाज़ा भी है, इतना खाना तो 10 लोगों का होगा। जी, मुझे लगा ही कि खाना कुछ ज़्यादा बन गया है, पर फिर फेंक भी तो नहीं सकती थी। तुम्हें समझ में भी आता है, इतनी महंगाई है और तुमने तो लगता है पूरा राशन यहीं ख़त्म कर दिया। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारे भैया कितनी मेहनत करते हैं। तुम्हें क्या उससे, तुम तो मुंह उठाकर चली आई मायके। तुम्हारी भाभी ठीक ही तो कह रही है, इतने सारे खाने का क्या करेंगे हम? सब बेकार कर दिया। भैया, आप भी मुझे डांट रहे हो? मैंने जानबूझकर ये नहीं किया है। बस कर बहना, चल रेखा यहाँ से। दोनों उठकर वहां से चले जाते हैं। तभी ज्योति के मन में कुछ सवाल पैदा होते हैं। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे भैया मुझे ऐसा कहेंगे, और मेरी भाभी, उनका बर्ताव ऐसा क्यों? कुछ ही घंटे में सुबह हो जाती है और बचा हुआ खाना ज्योति जैसे ही बाहर फेंकने जाती है कि रेखा उसे आवाज़ लगाती है। ये क्या ज्योति, इतना सारा खाना फेंक रही हो? बिल्कुल नहीं, ये खाना तुम खा लेना। भाभी, बासी खाना है, ये मैं कैसे खाऊंगी?
तू मुझसे मुँह लगेगी? भाभी मैंने आपके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। सुन, मायके ना पहले जैसे नहीं रहे, जो जब चाहा मुंह उठाकर चली आई। ये बात मुझे अभी समझ में आ रही है। अगर पहले समझ में आती तो मैं यहाँ नहीं होती। अब इतनी समझदार हो गई हो तो फिर यहाँ रुकी क्यों हो? ये बात भैया को पता चलेगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा भाभी। मैं उनकी बहन हूँ। मैं यही हूँ, मुझे कोई बुरा बुरा नहीं लगेगा। अब गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ना। भैया आप भी मुझसे ऐसे बात करोगे? मैं तुम्हारी बहन हूँ। बस कर, बहन बहन करके कितना नुकसान कराएगी मेरा। ये सारी बातें सुनकर ज्योति को बहुत ही बुरा महसूस होता है। हे भगवान, मैं भी अपनी ननद को इसी तरह परेशान किया करती थी। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। ये बातें तो तुम्हें पहले समझनी चाहिए थी। आज मुझ पर भी थी तब मुझे समझ में आया। वो भी बेचारी अपने मायके बहुत शौक से आई होगी, और मैंने क्या किया, उसके साथ कितने अत्याचार किए। ज्योति प्रेम को बुलाकर रुचि के घर जाती है। प्रेम जी, मुझे रुचि के पास ले चलो। मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। मुझे पता था कि तुम्हारी वजह से रुचि अपने ससुराल चली गई। उस बेचारी की क्या गलती थी बताओ तो। प्रेम जी, आपकी बात बिल्कुल सच है। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मुझ पर भी थी तब मुझे समझ में आया। ठीक है, चलो मैं तुम्हें अभी लेकर चलता हूँ। कुछ ही देर में प्रेम और ज्योति रुचि के पास उसके घर पहुंचते हैं। भैया भाभी, आप यहाँ आइए ना अंदर, बाहर क्यों खड़े हो? रुचि मैं बैठने नहीं आई, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं भाभी, हम इंसान हैं, कभी कभी गलती सबसे हो जाती है। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और तुमने मुझे कभी भी बुरा नहीं कहा। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। भाभी प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। देखा ज्योति, ये है मेरी बहन जो बहुत ही समझदार है। देख, तुझे तुरंत माफ़ भी कर दिया। आज जब मेरे भैया और भाभी ने मुझसे इस तरह से बर्ताव किया तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। और इस तरह ज्योति को एहसास हो जाता है कि किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए।